नमस्कार दोस्तों फ्यूचर में अगर आपका सपना है न्यायाधीश बनना तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी बात आती है न्यायाधीश बनने की तो कम से कम आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका 12th में 50% है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप क्लैट जैसे एग्ज़ाम को दे सकते हो और उसके माध्यम से आप NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। आपको 12th के बाद इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स करना पड़ता है, जो बेसिकली 5 वर्ष का होता है। तो अगर आपने 12th किया है तो आपको 5 साल का LLB का कोर्स करना पड़ता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% के साथ तो आपको LLB 3 वर्ष का हो जाएगा, तो 3 वर्ष का LLB आपको करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि जब आपने एक एम बनाया है न्यायाधीश बनने का, उस समय आपने 12th पास करके ग्रेजुएशन भी आपने पास कर लिया, या फिर अभी आप 12th में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 5 वर्ष का डायरेक्ट इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई है, जिसके बारे में आपको LLB के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगली बात आती है वो आती है कि LLB में एडमिशन के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बताया आपको क्लैट एग्ज़ाम, ठीक है। क्लैट एग्ज़ाम के माध्यम से आप अगर LLB में एडमिशन लेते हैं तो सबसे अच्छा मेथड होता है क्लैट एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप लॉ कॉलेज हैं, वो क्लैट के स्कोर को प्रेफर करते हैं। तो क्लैट आप ज़रूर दीजिए अगर आप फ्यूचर में न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो गाइस क्लैट के माध्यम से आप NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइस किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपका जो आगे का सफ़र है वो और भी आसान हो जाएगा और भी मज़ेदार भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लैट के बारे में डिटेल वीडियो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको न्यायाधीश बनने के क्रम में LLB करने के बाद आपको एडवोकेट बनना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो आप एडवोकेट बन सकते हैं, एक दूसरा जो मेथड है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला मेथड है आपको एडवोकेट बन जाना। जैसे आप LLB करते हो उसके बाद एडवोकेट आप कैसे बने, वकील कैसे बने, इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जो कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो भी मिल जाएगी, पिन कमेंट में, आप उसे देख लीजिएगा। तो पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे आपको वकील बनना है। अब जब आप वकील बन जाते हो तो बेसिकली 5 से 7 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का, ठीक है। यानी एडवोकेट जब आप बनते हो तो 5 से 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर आपका काम अच्छा रहता है, अगर आपने काफ़ी प्रोडक्टिव काम किया है इतने दिन में, तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाए एज अ न्यायाधीश, एज अ जज, ठीक है। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब जो दूसरा मेथड आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरा मेथड आता है वो होता है एक एग्जामिनेशन के माध्यम से सीधे न्यायाधीश बनना, यानी सीधे सिविल जज बनना। गाइस ये जो सेकंड मेथड है थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, सीधे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है और डायरेक्ट सिविल जज बन जाना है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी राज्य से हैं, आपके राज्य का लोक सेवा आयोग इसके लिए वैकेंसी निकालता है और फाइनली वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। जैसे इसे हम PCSJ के नाम से भी जानते हैं। PCSJ के नाम से काफ़ी ज़्यादा विख्यात होता है, जो कि सिविल जज बनने के काम में आता है। तो आगे देख लेते हैं क्या कैसा प्रोसीजर इसमें होता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है PCSJ के लिए वो है LLB। अब यहाँ पर आप 5 वर्ष के LLB किए हैं या फिर 3 वर्ष के LLB किए हैं, कोई मैटर नहीं करता, केवल आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपने लॉ में स्नातक किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए योग्य हैं, आप PCSJ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है एज की। तो यहाँ पर PCSJ एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आपकी एज 22 वर्ष तो होनी ही चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC ST OBC या फिर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप महिला हैं तो आपको कुछ छूट मिलती है। जैसे छूट जो है वो लगभग 5 साल की होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 40 वर्ष तक आपको पूरा समय मिलता है PCSJ देने के लिए। यहाँ पर कोई निश्चित अटेम्प्ट नहीं होता, आप अपने एज तक इसे दे सकते हो। आगे बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सेकंड मेंस एग्ज़ाम और थर्ड होता है इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली
आपको मेंस के लिए सेलेक्ट करने के लिए होता है। प्रीलिम्स एग्जाम का कोई भी योगदान नहीं होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 पेपर होता है। जो आपका पहला पेपर होता है वो होता है सामान्य अध्ययन, जिसे हम जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। सेकेंड पेपर होता है आपका लॉ से संबंधित सब्जेक्ट होता है और 150 इसका पूर्णांक होता है, यानी कि 150 मार्क्स का ये होता है। ये दोनों पेपर बहुविकल्पी प्रकृति के होते हैं और इसी के बेसिस पर प्री का कट ऑफ बनता है, जो कि आपको मेंस तक पहुंचाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो जब आप मेंस में आओगे तो यहाँ पर आपको बता दें, मेंस में आपको अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मेंस में बेसिकली आपको सामान्य ज्ञान का एक पेपर होता है, जिसमें समसामयिक घटनाएं भी आती हैं और ये जो होता है 150 मार्क्स का होता है। सेकेंड पेपर होता है प्रारंभिक सामान्य विज्ञान, जिसे हम एलिमेंट्री जनरल साइंस के नाम से जानते हैं और ये भी 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद थर्ड होता है लैंग्वेज का पेपर, जो कि सामान्य हिंदी होता है और सामान्य इंग्लिश होता है। 100 मार्क्स का होता है। और जो इसके बाद 5वां पेपर होता है वो होता है साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, यानी लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। ये 150 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से ये 5 पेपर होते हैं। आपको बता दें, जो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश है, ये मात्र क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं, जिसमें आपको कम से कम पास होना आवश्यक है और वो 30 नंबर पाना है आपको, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। इसका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ये जो 3 पेपर हैं, इनका नंबर जोड़ा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर आपको भी चुनना पड़ता है अगले कुछ सब्जेक्ट को, जो कि आगे निर्धारित करता है आपके कट ऑफ को। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ आपको 3 विषय चुनना पड़ता है 5 विषय में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 5 विषय का जो क्रम है वो है भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि, आप इसे ले सकते हो, या फिर आप हिंदू विधि और मुस्लिम विधि को ले सकते हो, या फिर आप संपत्ति अंतरण की विधि को ले सकते हो, या फिर आप संविदा और अपकृत्य विधि ले सकते हो, या फिर आप वाणिज्य विधि यानी कॉमर्शियल लॉ ले सकते हो। तो आप स्वतंत्र हो, इनमें से कोई भी 3 आप ले सकते हो। इन तीनों का एग्ज़ाम आपको देना और फाइनली इसके बेसिस पर आपका फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इनका जो पूर्णांक है यहाँ पर दिया हुआ है 150 का पूर्णांक है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है वो तो ऑब्जेक्टिव हुआ था, लेकिन जो मेंस का एग्जाम होगा ये रिटन होगा। इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी, काफ़ी ठोस तैयारी होनी चाहिए और कम से कम आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए, तभी आप इसके मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। गाइज आपको बता दें, जैसे ही मेंस एग्जाम क्लियर होता है उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपका साक्षात्कार लिया जाता है, ठीक है। साक्षात्कार को हम व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कम से कम 35% अंक अनिवार्य होता है और आप जितना अच्छा स्कोर यहाँ करते हो उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया मेंस की पूरी बात और इंटरव्यू की पूरी बात। अब बात करते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन चार्ट की। तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन चार्ट प्रिपेयर होता है उसमें मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। आपने मेंस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इंटरव्यू में भी आपका काफ़ी अच्छा नंबर है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों में खूब एफर्ट लगाना है और काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। तो ये हो गया आपका फाइनल सिलेक्शन का चार्ट और इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको बता दें, यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी, इनके लिए अलग अलग कट ऑफ डिसाइड होते हैं और इनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब बात आती है सैलरी की। तो गाइज न्यायाधीशों की सैलरी तो काफ़ी अच्छी होती है और बेसिकली जब आप सिविल जज बनते हो या एग्ज़ाम दे के, तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 40-50 हज़ार के करीब होती है और आगे बढ़ के वो लाखों रुपए तक जाती है और धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है। आप सिविल जज से फिर आप हाई कोर्ट में जज बनते हो, उसके बाद आप अगर आपका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है तो बहुत ज़्यादा चांस है, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। तो यहाँ पर आपको कैरियर आपका जो है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हो तो लगभग 2.5 से 3 लाख के करीब आपको सैलरी मिल जाती है पर महीने। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपके पास खूब अच्छी सैलरी होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं। आपको चलने के लिए गाड़ी मिलती है, आपको रहने के लिए आवास मिलते हैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर न्यायाधीश बनने के बाद मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको न्याय करने का अवसर मिलता है, जहाँ पर आप न्याय कर सकते हैं
किसी निरपराध व्यक्ति को आप बचा सकते हैं, उसके साथ न्याय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दायित्व है न्यायाधीश का वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ्यूचर में न्यायाधीश बन जाते हैं तो कम से कम आप जो फैसले लीजिएगा वो बहुत ही सटीक और सुलझा हुआ हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब आप पूरी तरह से जान गए होंगे कि आप कैसे न्यायाधीश बन सकते हैं। हमने लगभग सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। गाइस, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सीधे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहां पर आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो अलग क्लासेस पर आपको बराबर मिलती रहती है। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।